हेलो गाइस, तो डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड सीजन 2 के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले बात, जो भी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। और मेरी चैनल में प्लेलिस्ट बनी है इस सीरीज की, इसको तुम सीक्वेंस वाइज देख सकते हो। और गाइस, दूसरी बात, ये वीडियो बड़ी होने वाली है। इसमें 80 से 94 तक चैप्टर कवर किए गए हैं, तो कुछ रख लेना खाने पीने के लिए और एंजॉय करना। और कमेंट में अपने ओपिनियन देना कैसे लगी वीडियो तुम्हें। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत रिजो और उसकी फ्रेंड्स के साथ होती है, जहां वो लड़कियों के सेक्स ड्राइव के बारे में बात कर रही होती है। तब एक लड़का रिजो से पूछता है, तुम लिटरेचर क्लब में हो? रिजो जवाब देती है, हाँ मैं हूं। फिर लड़का पूछता है, क्या मोमो कशीबा भी उसी क्लब में है? रिजो कहती है, हाँ है, तो क्या हुआ? तब लड़का रिजो से कहता है, मेरा भाई 3rd ईयर में है और उसने मुझे बताया था कि मोमो कशीबा किसी के साथ भी सोने के लिए रेडी हो जाती है, वो इसी बात के लिए फेमस है। फिर एक सीन दिखाया जाता है जहां कुछ लड़कियां जानबूझकर मोमो पर पानी गिरा देती हैं और हंसने लगती हैं, मतलब वो उसका मजाक उड़ा रही होती हैं और उसे इंसल्ट कर रही होती हैं। तब रूई आती है और मोमो से पूछती है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? मोमो जवाब देती है, मैं बस जा रही थी, तब किसी ने अपनी ड्रिंक मुझ पर गिरा दी। रूई फिर पूछती है, लेकिन क्यों, किसने किया? मोमो कहती है, मुझे नहीं पता, शायद कोई नई अफवाह फिर से फैल रही है कि मैंने किसी का बॉयफ्रेंड के साथ सो लिया, ऐसा कभी कभी होता रहता है। रूई कहती है, पर ये सारी बातें बिल्कुल झूठी हैं, तुम्हें अपने लिए खड़ा होना चाहिए। मोमो जवाब देती है, लेकिन अगर मैं खुद इन रूमर्स को डिनाई करूंगी तो लोग और भी ज्यादा सच मान लेंगे। ये पहली बार नहीं है जब लोग मेरे बारे में पीछे से ऐसी बातें कर रहे हैं, लगता है मुझे अब आदत हो चुकी है। ये सुनकर रूई मोमो का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम अपने जिम क्लोथ्स लाई हो ना, क्लब रूम चलो और चेंज कर लो। फिर मोमो क्लब रूम में जाती है और कपड़े चेंज करने लगती है। ये सीन रित्सु पर कट होता है, जो बुक्स पढ़ रहा था और चेंज होने की कोशिश कर रहा था। तभी 2 लड़कियां आती हैं और उसे किस करती हैं। उन लड़कियों से डिस्टर्ब होकर रित्सु क्लब रूम में जाता है और मोमो को कपड़े बदलते हुए देखता है। वो घबरा जाता है, जल्दी से क्लब रूम का दरवाजा बंद करता है और मोमो से कहता है, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि तुम लंच टाइम में यहाँ होगी सेंपाई। ये सुनकर मोमो जवाब देती है, आई एम सॉरी टू, मेरी यूनिफॉर्म गंदी हो गई थी, इसीलिए मैं चेंज कर रही थी। क्या तुम्हें क्लब रूम से कुछ चाहिए? रुको, मैं 1 सेकंड में फिनिश करती हूँ। मोमो फिर अपने कपड़े बैग में रखती है और क्लब से बाहर आकर रित्सु से कहती है, वेट करने के लिए थैंक यू और सॉरी। मुझे यकीन है मैंने तुम्हें सरप्राइज कर दिया होगा। ये रूम अब तुम्हारा है। सी यू आफ्टर स्कूल। इसके साथ ही मोमो चली जाती है और रित्सु क्लब में एंटर करता है। वहां रित्सु देखता है कि मोमो अपनी पैंटीज भूल गई है। इसके बाद हम आफ्टर स्कूल सीन्स देखते हैं, जहां मोमो 1st ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैस्कॉट्स बना रही है। मोमिनो को उसका मैस्कॉट बहुत पसंद आता है, लेकिन सुमारू को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वो बहुत अजीब, वियर्ड है। मोमो फिर रित्सु से पूछती है, डिड यू लाइक इट रिकुन? क्या तुम्हें ये पसंद आया? रित्सु जवाब देता है, यस इट्स रियली क्यूट। हाँ, ये सच में क्यूट है। ये सुनकर मोमो कहती है, आई एम रियली हैप्पी। सीन चेंज होता है और हम मोमो और रित्सु को स्कूल से साथ घर लौटते हुए देखते हैं। रास्ते में रित्सु मोमो को उसकी पैंटीज वापस देता है। मोमो पूछती है, ये क्या है? वेट, क्या ये मेरी पैंटीज हैं? रित्सु फिर उसे बताता है, तुमने लंच में इन्हें क्लब रूम में गिरा दिया था। रित्सु पैनिक हो जाता है और कहता है, डोंट वरी, मैंने किसी को नहीं बताया और ना ही किसी को दिखाया। आई स्वेयर, मैंने इससे सूंघा नहीं और ना ही अपने सर पर पहना। मैंने इसे किसी गंदी वजह से नहीं उठाया था, मैं बस इसे तुम्हें वापस देना चाहता था। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? रित्सु की बातें सुनकर मोमो कहती हैं, थैंक्स, तुम बहुत अच्छे हो रिक्कू। थैंक यू बोलने के लिए मुझे तुम्हें आइसक्रीम खिलानी चाहिए। फिर हमें रित्सु के थॉट्स दिखाए जाते हैं, जो अभी भी मोमो के बारे में सोच रहा है। रित्सु हिम्मत जुटाता है और मोमो से कहता है, मैंने कुछ लोगों से सुना है, लेकिन तुम्हारे बारे में वो रूमर सच नहीं है ना मोमो सेंपाई? ये सुनकर मोमो पूछती है, कौन? रित्सु नर्वसली जवाब देता है, इट्स जस्ट अ रूमर, वो बस एक अफवाह है। कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, मेरे स्टूपिड फ्रेंड्स मुझे बता रहे थे, भूल जाओ कि मैंने पूछा। मोमो फिर पूछती है, क्या तुम्हारा मतलब उन रूमर्स से है कि मैं हर किसी के साथ सो जाती हूँ जो मुझे बोलता है? रित्सु घबरा के बोलता है, आई एम सॉरी, वो सच में मेरा स्टूपिड बिहेवियर था। मोमो फिर पूछती है, क्या तुम जानना चाहते हो कि ये सच है या नहीं? तुम्हें क्या लगता है रिक्कू? सीन चेंज होता है और हम मोमो को उसके घर में बात लेते हुए देखते हैं और रित्सु भी वहीं है और वो बहुत नर्वस है। रित्सु अपने आप से कहता है, क्या मैं फाइनली अपनी वर्जिनिटी खोने वाला हूँ
और वो भी मोमो के साथ। ओह शिट, मैंने सच में इतना आगे का नहीं सोचा था। लोग कहते हैं कि रियल थिंग पॉर्न जैसी नहीं होती। अब मैं क्या करूं? मेरी हथेलियों से पसीना नहीं रुक रहा। खैर, मोमो शावर से आती है और रित्सु से कहती है, सॉरी तुम्हें वेट करवाया, मेरे बाल बहुत ड्राई हो गए थे, इसलिए मैं उन्हें धोने के लिए मरी जा रही थी। ये कहने के बाद मोमो रित्सु को आइसक्रीम देती है और खुद खाने लगती है। जिस तरह से आइसक्रीम लीक हो रही होती है, रित्सु का रिएक्शन देखने लायक होता है। मोमो फिर रित्सु से कहती है, तुम नहीं खाओगे? तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही है। और सच में उसकी आइसक्रीम पिघलकर उसकी पैंट्स पर गिर जाती है। इस वजह से रित्सु जोर से चिल्लाता है। मोमो उससे कहती है, वो काफी अजीब चीज थी, मैं टिश्यूज लाती हूँ। मोमो फिर रित्सु की पैंट साफ करने लगती है और गलती से वो कुछ और टच कर देती है, जिससे रित्सु फिर से चिल्लाता है। मोमो पूछती है, ओह सॉरी, क्या मैंने वहां टच कर दिया? रित्सु कहता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं कि आइसक्रीम खाने के बाद मोमो रित्सु से कहती है, मैंने अभी तक तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो रूमर सच है या झूठ। क्या तुम्हारा किसी पे क्रश है हीरोकुन? एलिमेंट्री या मिडिल स्कूल में किसी पे क्रश था? रित्सु जवाब देता है, हाँ, मिडिल स्कूल में मुझे कोई पसंद था, वो बस मेरी क्लासमेट थी। ये सुनकर मोमो पूछती है, वो कैसी लड़की थी? रित्सु बताता है, वो बेसबॉल क्लब की मैनेजर थी। वो हमेशा चीयरफुल रहती थी, लेकिन बाद में वो एक ओल्डर प्लेयर को डेट करने लगी। ये सुनकर मोमो कहती है, ठीक है, अब उसके बारे में सोचो और मेरी तरफ देखो। मुझे बताओ, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए वो इंसान हूँ? रित्सु अपने क्रश के बारे में सोचता है और मोमो को देखकर कहता है, नहीं, मैं इमेजिन नहीं कर सकता। मोमो कहती है, मैं भी नहीं कर सकती, मुझे भी कोई पसंद है, पर मैं प्रिटेंड नहीं कर सकती कि वो तुम हो। रित्सु कहता है, वो फूजी सेम्पाई है ना? मोमो पूछती है, तुम्हें कैसे पता? रित्सु कहता है, क्योंकि तुम हमेशा उनके आसपास रहती हो। मोमो कहती है, हाँ, ये सच है, वो नसूतो है जिसे मैं अभी चाहती हूँ। वो इंसान जिसके लिए मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, वो नसूतो है। इसीलिए ये रूमर्स कि मैं किसी के भी साथ सो जाती हूँ सब झूठ है। ये सच है कि मैंने शायद एवरेज से ज़्यादा लोगों को डेट किया है, इसलिए मुझे हैरानी नहीं होती जब ऐसी अफवाह फैलती है। लेकिन मैंने जिस भी लड़के को डेट किया, उस वक्त मैं उनसे प्यार करती थी। वो बस नोबडी नहीं थे। सेक्स और रिलेशनशिप्स के बारे में लोगों की अलग राय होती है, लेकिन मैं सिर्फ उन लड़कों के लिए ऐसा फील करती हूँ जिनसे मैं सच में प्यार करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि वो अभी क्या कर रहे होंगे, जब वो खुश होते हैं तो कैसे दिखते हैं और कैसे बात करते हैं। उन्हें खुश करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? एक लड़के ने मुझ पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी क्योंकि उसे इन रूमर्स पर यकीन था। मैंने कैसे उस वक्त खुद को बचाया, और जब मुझे पता चला कि लोग मेरे पीठ पीछे ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं टूट गई और रोने लगी। ऐसा लगा जैसे लोग उस प्यार को झुठला रहे थे जो मैं उस वक्त फील करती थी। जो लोग इन रूमर्स को सीरियसली लेते हैं या फैलाते हैं, शायद वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो कुछ उम्मीद कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा यकीन करो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मोमो की बातें सुनकर रित्सु को बहुत गिल्ट फील होता है। फिर हम रित्सु को बैटिंग सेंटर में देखते हैं, जहाँ वो अपनी फीलिंग्स निकालने आता है, और वो इतनी जोर से बैटिंग करता है कि उसके हाथ सूज जाते हैं। रित्सु मोमो के लिए बहुत उदास था। हमें बताया जाता है कि रित्सु काफ़ी टाइम से लिटरेचर क्लब नहीं आ रहा था। फिर हम रित्सु को उसकी डेस्क पर सर झुकाकर बैठे हुए देखते हैं। वो सोच रहा था, शायद मुझे क्लब छोड़ देना चाहिए। अचानक सुबारू आता है और रित्सु को एक लेटर देता है और कहता है, अगर तुम सच में क्लब छोड़ना चाहते हो तो मैं सेंसे को बता दूंगा, लेकिन पहले ये लो। लेटर लेते हुए रित्सु पूछता है, तुम मुझे ये लेटर क्यों दे रहे हो? सुबारू बताता है, ये मेरी तरफ से नहीं, मोमो संपाई की तरफ से है। फर्स्ट ईयर्स में कुछ र्यूमर्स फैलने की वजह से उन्होंने मुझे ये तुम्हें देने को कहा। खैर, लेटर में लिखा है, उस दिन जो हुआ उसके बारे में मत सोचो, मैं बस तुम्हें क्लब में देखने का इंतजार कर रही हूँ। लेटर पढ़ के रित्सु बहुत इमोशनल हो जाता है। क्लासरूम से उठता है और स्कूल ग्राउंड्स की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर वो मोमो को आवाज लगाता है। मोमो उसे सुनती है और क्लासरूम की खिड़की से देखती है। रित्सु झुकता, बो करता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी, मैं उस दिन बहुत परेशान था। तुम्हारी बातें सुनने के बाद ये बिल्कुल साफ है कि तुम्हारे बारे में सारी र्यूमर्स झूठ है, सब झूठ है। और जब प्यार की बात आती है तो तुम्हारे वैल्यूज और बिलीव्स बहुत स्ट्रांग है। लोग पीठ पीछे चाहे जो भी कहे, मुझे एहसास हो गया है कि तुम उनकी सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रांग और काइंड हो, और किसी का प्यार तुमसे ज्यादा प्योर नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि मैं अपनी कही हुई हर्टफुल बातें वापस नहीं ले सकता। ये सुनकर मोमो स्माइल करती है और कहती है, कोई बात नहीं रिक्कुन, अब क्लब वापस आ जाओ। वो स्माइल करता है और कहता है, ओके श्योर। इसके ही साथ ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नात्सु अपनी लिखी हुई स्टोरीज मिस्टर सातोया को दिखाने जाता है।
मिस्टर सातोया स्टोरीज पढ़कर कहते हैं, ये बुरी नहीं है, काफ़ी अच्छी स्टोरीज हैं, लेकिन ये तुम्हारे अवार्ड विनिंग पीस के आसपास भी नहीं आती। तुम्हारे एक्सप्रेशन का रेंज और टेक्निकल राइटिंग स्किल्स डेफिनेटली इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन लगता है वही स्किल्स तुम्हारे काम को थोड़ा बनावटी और कम इम्पैक्टफुल बना रहे हैं। तुम्हारे अवार्ड पीस में जो दर्द भरी इलास्टिक लाइंस और एक्सप्रेशंस थे, वही उसे तुम्हारी सोल का ट्रू रिफ्लेक्शन बना रहे थे। मुझे लगता है वही तुम्हारी एक राइटर होने की असली खूबसूरती है। लेकिन अगर वो स्किल्स तुम्हारे पास ना हो तो तुम्हारा काम बिल्कुल सादा लगने लगता है। फिर वो नात्सुओ के जूनियर के पीस के बारे में बात करते हैं और कहते हैं, फिलहाल शिवासा की पर्सपेक्टिव और कॉम्पोजिशन स्किल्स शायद तुमसे बेटर नहीं है। मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने उसकी सिर्फ एक ही स्टोरी पढ़ी है, लेकिन अगर उसकी टेक्निकल नॉलेज की कमी पूरी हो गई तो हो सकता है वो तुम्हें अच्छी टक्कर दे। मिस्टर सातोया की बातें सुनकर नात्सुओ काफ़ी घबरा जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि नात्सुओ अपनी राइटिंग पर बहुत मेहनत कर रहा है, यहाँ तक कि वो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कम टाइम स्पेंड करता है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लिखने में लगा देता है। लेकिन फिर भी वो एक अच्छी स्टोरी नहीं लिख पा रहा, जिस वजह से वो काफ़ी स्ट्रेस्ड हो जाता है। एक रात रूई और नात्सुओ साथ में चाय पी रहे होते हैं। तब रूई कहती है, मैं काफ़ी टाइम से एक बात सोच रही हूँ, तुम्हें नॉवेलिस्ट बनने का शौक कैसे हुआ? नात्सुओ कहता है, मुझे याद नहीं मैंने ये कब डिसाइड किया, लेकिन एलिमेंट्री और मिडिल स्कूल से मुझे पढ़ना पसंद था। शायद ये तब शुरू हुआ जब मेरी मॉम की डेथ हुई। मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं रोऊंगा, फिर भी छोटी छोटी बातों पर आंखों में आंसू आ जाते थे। फिर हमें नात्सुओ का चाइल्डहुड दिखाया जाता है, जब वो अपने डैड के साथ बाहर गया होता है। वहाँ वो एक बच्चे को अपनी मॉम के साथ खेलते हुए देखता है और उसे अपनी माँ याद आ जाती है। वो अपने डैड के गले लगकर रोने लगता है। उसके बाद नात्सुओ बाहर कम जाना लगता है और ज़्यादा टाइम अपनी मॉम के रूम में बिताता है। एक दिन वो वहाँ रखी बुक्स पढ़ना शुरू करता है जो उसे काफ़ी पसंद आती हैं। नात्सुओ रूई को बताता है, मेरी मॉम को पढ़ना बहुत पसंद था। उनके पास हर तरह की बुक्स थी जो बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल थी। मैंने वही बुक्स चुनी जो मैं समझ सकता था, फैंटेसी और फेरी टेल्स। मेरे दिमाग में अक्सर यही चलता रहता था कि मेरी मॉम मर चुकी है, लेकिन जब मैं बुक्स पढ़ता था तो ये सारे ख्याल गायब हो जाते थे। मैं बुक्स की दुनिया में पूरी तरह खो जाता था। तब से मैंने खुद भी ऐसी दुनिया क्रिएट करने का सपना देखना शुरू कर दिया। जैसे बचपन में बुक्स ने मुझे बचाया, वैसे ही मैं भी किसी और तक एक दिन वो खुशी पहुंचाना चाहता हूँ। ये सब सुनकर रूई काफ़ी खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह वो नात्सुओ को जोर से उठा देती है और कहती है, चलो रेडी हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। नात्सुओ बोलता है, तुम क्या कह रही हो? मैं कल रात लेट सोया था और आज मुझे लिखना भी है। रूई कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरी बनाई कॉफ़ी पी ली थी, आज टीवी पर शेव्ड आइस देखी, बहुत अच्छी लग रही थी, हम वही खाने जा रहे हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि रूई ज़बरदस्ती नात्सुओ को हाइकिंग पर ले आती है। नात्सुओ कहता है, किसने सोचा था सिर्फ डिज़र्ट खाने के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। दोनों ऊपर पहुंचकर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर शेव्ड आइस खाते हैं जो नात्सुओ को बहुत पसंद आती है। खाने के बाद नात्सुओ कहता है कि अब वापस चलते हैं वरना पेरेंट्स टेंशन करेंगे। रूई कहती है, अभी काम खत्म नहीं हुआ। अगर तुम चाहते हो कि तुम दूसरों में फीलिंग्स दिखा सको तो पहले खुद उन चीज़ों को ढूंढना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ाएं। अगर हमेशा डेस्क पर झुककर बैठे रहोगे तो रूटीन से बाहर कभी नहीं आ पाओगे। ये सुनकर नात्सुओ को फुमिया की बात याद आती है कि जब भी वो गिरता है रूई हमेशा उसे संभालती है। आगे लिटरेचर क्लब का सीन आता है जहां ग्रेजुएशन फॉर्म्स देखकर सब कहते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम्स पास आ गए हैं। एलेक्स नात्सुओ से कहता है कि उसे एग्जाम्स की टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो नॉवेलिस्ट बनने वाला है। नात्सुओ बताता है कि उसके डैड चाहते हैं वो कॉलेज जाए, इसलिए वो अप्लाई करेगा। आशिहारा कहती है कि वो नॉवेलिस्ट बनने का आइडिया छोड़ सकती है और एडिटर बनना चाहती है। मोमो ये सुनकर कहती है कि ये सब बहुत इंस्पायरिंग है। जब नात्सुओ मोमो से पूछता है उसका करियर प्लान तो मोमो मजाक में कहती है, अगर चूज करना हो तो वाइफ। उसके बाद वीडियो में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का मैसेज आता है। आगे स्कूल के बाद नात्सुओ रूई से पूछता है कि वो कौन सा कॉलेज जाएगी। रूई बताती है कि वो कॉलेज नहीं जाएगी बल्कि काम करने के बारे में सोच रही है। ये सुनकर नात्सुओ थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट डे एलेक्स नात्सुओ से मिड टर्म्स के लिए पढ़ाने की रिक्वेस्ट करता है। सैटरडे को एलेक्स सुबह सुबह नात्सुओ के घर आ जाता है। वो रूई को देखकर मॉर्निंग विश करता है और पढ़ाई शुरू होती है। एलेक्स पूरा टाइम रूई को ही देखता रहता है जिससे नात्सुओ जेलस फील करता है। ब्रेक में रूई ऑमलेट राइस बनाती है जो एलेक्स को बहुत पसंद आता है। नात्सुओ उसकी कुकिंग स्किल्स की तारीफ करता है। बाद में एलेक्स कहता है कि उसे रूई के बारे में सब कुछ पसंद है और शायद वो नात्सुओ को अपना राइवल समझने लगा है। नात्सुओ बोलता है कि उससे ऑलरेडी कोई पसंद है। लास्ट सीन में नात्सुओ घर आकर रूई की मदद करता है डिनर बनाने में और एलेक्स की बातें याद करके सोचता है वो गलत है, पक्का गलत है। इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नात्सुओ फिर से मिस्टर सुताया के पास अपनी लिखी हुई स्टोरीज दिखाने आता है। स्टोरीज पढ़कर मिस्टर सुताया कहते हैं, नाइस वर्क। ये सुनकर नात्सुओ कहता है, सच में?
मिस्टर सुताया बोलते हैं, नहीं नहीं, इस बार मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे अवार्ड पीस से बेहतर कुछ लिखना आसान नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है ये उसके बाद तुम्हारा बेस्ट काम है। तुमने अलग अलग जॉनर्स ट्राई किए, लेकिन मुझे लगता है यंग अडल्ट फिक्शन ही तुम्हारा असली स्टाइल है। वो एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जब प्रोटैगनिस्ट के इमोशंस दो तरफ फंस जाते हैं, उन मोमेंट्स में तुमने उसकी कंफ्यूजन को काफी अच्छे से दिखाया है। तुम्हारा मेटाफर यूज करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, जिससे उसका दर्द समझना और फील करना आसान हो जाता है। अगर तुम इतनी आसानी से ऐसी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो तो मुझे पूछना ही पड़ेगा, नात्सुओ, क्या तुम्हें अपने किसी करीबी पर क्रश है? ये सुनकर नात्सुओ शॉक हो जाता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि नात्सुओ घर वापस आ गया है। वहां रुई उसका वेलकम करती है और पूछती है, मिस्टर सुताया को तुम्हारी मैन्युस्क्रिप्ट्स कैसी लगी? नात्सुओ बताता है, उन्होंने कहा काफी अच्छी हैं। हमने कुछ चेंजेस और इसे वन शॉट के रूप में पब्लिश करने की बात की। रुई मुस्कुराते हुए कहती है, सच में? ये तो कमाल है, वेरी गुड। फिर रुई पूछती है, क्या तुमने खाना खा लिया? नात्सुओ कहता है, हाँ, मैंने बाहर कुछ खा लिया था, काफी लेट हो गया था। इतना कहकर नात्सुओ अपने रूम में चला जाता है। वहां उसे मिस्टर सुताया और एलेक्स की बातें याद आती हैं और वो सोचता है, शायद मैं वाकई रुई को चाहने लगा हूँ। ये उस वक्त से अलग लगता है जब मैं हीना से प्यार करता था। हीना के जाने के बाद से रुई मेरे साथ है। मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ और वो मेरी जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा बन गई। लेकिन मुझे अपने आप को भटकने नहीं देना चाहिए। मैंने हमेशा के लिए हीना के साथ रहने की कसम खाई थी, चाहे हमारा ब्रेकअप ही क्यों ना हो। फिर नात्सुओ सोचता है, अगर मैं और रुई डेट करने लगे तो 1. पेरेंट्स को लगेगा उन्होंने शादी करके गलती कर दी। 2. वो मेरे दोस्त का क्रश है, वो मुझे धोखेबाज समझेगा। 3. वो हीना की छोटी बहन है और लोग कहेंगे कि एक के साथ बात नहीं बनी तो दूसरे के पास चला गया। चाहे कैसे भी देखो, ये आइडिया बिल्कुल बेकार है। अगर मैं आगे बढ़ा तो मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठ जाएगा। मुझे पता है सबसे सेफ एक्शन क्या है, ये फीलिंग्स यहीं खत्म करनी होंगी। अगला दिन दिखाया जाता है। रुई नात्सुओ के रूम का डोर नॉक करके कहती है, और कितनी देर बेड पर पड़े रहोगे? 8 बजने वाले हैं, जल्दी करो वरना लेट हो जाएंगे। नात्सुओ कहता है, मैन्युस्क्रिप्ट में थोड़े चेंजेस के लिए मैं लेट तक जगा था, तुम मेरे बिना चली जाओ। रुई कहती है, ठीक है, बस लेट मत होना। लेकिन हमें बताया जाता है कि रुई के साथ स्कूल ना जाना नात्सुओ का प्लान था। वो सोचता है, जैसे एलेक्स ने कहा था, जितना ज्यादा मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ उतना ही प्यार बढ़ता है। अगर मैं उसे अवॉइड करूं तो शायद मेरी फीलिंग्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। कुछ दिनों तक नात्सुओ रुई को स्कूल और घर दोनों जगह अवॉइड करता है। एक दिन रुई उसे स्कूल में रोक लेती है। पहले उसका लंच देती है जो वो भूल गया था, और फिर पूछती है, क्या तुम आजकल मुझे अवॉइड कर रहे हो? अगर कुछ कहना है तो सीधा कहो। नात्सुओ कहता है, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा, ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है। जाते वक्त रुई उसका हाथ पकड़ लेती है। रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। क्या मैंने कुछ गलत किया है? नात्सुओ गुस्से में हाथ छुड़ाता है, जिससे रुई का बनाया हुआ लंच गिर जाता है। रुई गुस्से और दुख में कहती है, अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो ठीक है, और वहां से चली जाती है। बाद में रुई को नदी के किनारे उदास बैठा दिखाया जाता है। रात 9 बज जाते हैं और वो घर नहीं लौटती। रुई की मॉम नात्सुओ से पूछती है तो नात्सुओ कहता है, आज हमारा झगड़ा हो गया था, शायद इसलिए वो क्लब भी नहीं गई। मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। काफी ढूंढने के बाद नात्सुओ उसे नदी के किनारे पाता है। रुई कहती है कि उसकी हेयर पिन खो गई है जो नात्सुओ ने दी थी। नात्सुओ कहता है, छोड़ो ना, मैं नहीं ले दूंगा। रुई रोकर कहती है, नहीं, अगर वो तुम्हारी दी हुई नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं। वो बताती है कि पहली बार नात्सुओ ने उसे क्यूट कहा था। इस इमोशनल मोमेंट में रुई नात्सुओ को किस कर लेती है और इस बार नात्सुओ भी उससे दूर नहीं करता। बाद में हेयर पिन मिल जाती है और दोनों घर वापस आते हैं। अगली सुबह नात्सुओ लेट हो जाता है और लाइब्रेरी ड्यूटी मिलती है। वहां आशिहारा उसे एडवाइस देती है कि राइटर्स अपनी लाइफ के हर एक्सपीरियंस को राइटिंग के लिए यूज करते हैं, मुश्किलियां भी। इससे नात्सुओ को काफी तसल्ली मिलती है और वो दिन रात लिखने लगता है। ज्यादा थकान की वजह से एक दिन वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर रुई उसके पास होती है। नात्सुओ अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और बताता है कि वो डरा हुआ है, इसलिए पीछे हट रहा था। रुई उससे कहती है, तुम्हें अभी कुछ डिसाइड करने की जरूरत नहीं, अगर तुम पहला स्टेप नहीं लोगे तो मैं लूंगी। लास्ट सीन में रुई बुक शॉप से कुकिंग मैगजीन लेकर आ रही होती है, तब एक आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है। रुई उसे गिरा देती है, लेकिन पता चलता है कि वो उसके बायोलॉजिकल डैड है। वो कहते हैं, मुझे लगा तुम मुझे भूल चुकी होगी। रुई गुस्से में जवाब देती है, इतने टाइम में एक कॉल भी नहीं किया। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रुई के डैड फॉरेन लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं। इस पर रुई उनसे कहती है, आप बिल्कुल भी नहीं बदले, वैसे आपकी न्यू वाइफ के साथ सब ठीक चल रहा है? रुई के डैड कहते हैं, बिल्कुल,
उन्होंने मान लिया है कि मैं एक दिलदार आदमी हूँ। ये सुनकर रूही कहती है, आपका मतलब है उन्हें जबरदस्ती मानना पड़ा कि आप इतने बेशर्म हो कि लड़कियों को छेड़ना दिलदारी कहते हो? वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो और आपके काम का क्या हुआ? रूही के डैड कहते हैं, मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा। रूही बताती है, मॉम और मैं यहीं पास में शिफ्ट हो गए थे जब उनकी दूसरी शादी हुई, और वो भी एक दयालु और ईमानदार आदमी के साथ जिनका नाम फूजी है, जो आपसे बिल्कुल उल्टे हैं। ये सुनकर रूही के डैड कहते हैं, अच्छा, ये तो काफी अच्छी बात है। फिर रूही पूछती है, तो अब आप अपने बारे में बताइए। रूही के डैड बताते हैं, मेरा रेस्टोरेंट काफी अच्छा चल रहा है। मैं अगले शहर में एक और खोलने वाला हूँ। अभी डिटेल्स पर काम चल रहा है। रूही हैरान होकर कहती है, क्या आप खुद का रेस्टोरेंट चला रहे हो, इटालियन वाला? डैड हाँ बोलते हैं और फिर मजाक में पूछते हैं, तो क्या तुम अब पूरी औरत बन चुकी हो? ये सुनकर रूही गुस्सा हो जाती है और उन्हें मारने लगती है। डैड कहते हैं, अच्छा छोड़ो ये सब, मुझे बस ये देखकर हैरानी हुई कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो। अब तुम किस ग्रेड में हो? रूही बताती है, मैं 3rd ईयर में हूँ। डैड कहते हैं, सच में टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है। तो क्या तुमने अपना करियर डिसाइड कर लिया? रूही कहती है, अभी तक नहीं। डैड कहते हैं, समझ सकता हूँ, अभी तुम हाई स्कूल में हो, कॉलेज में और टाइम मिलेगा सोचने का। वैसे ये सही मौका है पूछने का, तुम मेरे नए रेस्टोरेंट को देखने क्यों नहीं आती? सीन चेंज होता है और हमें वो दिन दिखाया जाता है जब रूही अपने डैड के रेस्टोरेंट जाती है। डैड उसका वेलकम करते हैं और टेबल पर बिठाते हैं। फिर वो रूही के लिए उसकी फेवरेट डिश बनाते हैं जो उसे बचपन में बहुत पसंद थी। रूही रेस्टोरेंट की डेकोरेशन देखकर काफी इंप्रेस्ड होती है। डैड एक इटालियन डिश बनाकर लाते हैं और जब रूही उसे टेस्ट करती है तो उसे बहुत पसंद आती है। रूही कहती है, इस रेस्टोरेंट की डेकोरेशन आपके पुराने वाले से काफी डिफरेंट वाइब देती है। वो थोड़ा हाई क्लास फील देता था, लेकिन ये वाला ज्यादा कैजुअल और वेलकमिंग लगता है। डैड कहते हैं, हाँ, मैं काफी बदल गया हूँ। पहले मुझे अपने इटालियन ट्रेनिंग पर थोड़ा घमंड हो गया था, सिर्फ फुल कोर्स मील्स बनाता था, शायद खुद को प्रूव करना चाहता था। वो इमोशनल होते हुए कहते हैं, जब रेस्टोरेंट बंद हुआ, डिवोर्स हुआ और मैं टूट चुका था, तब मुझे तुम और हीना याद आई। तुम दोनों पास्ता गिरा देते थे और सॉस से भरे मुंह के साथ कहते थे, डैड ये बहुत अच्छा है। मुझे लगता है वही मेरी जिंदगी के सबसे खुश पल थे। इसलिए इस बार मैं ऐसा रेस्टोरेंट चलाना चाहता हूँ जहाँ लोग खुशी महसूस करें। इस रेस्टोरेंट का नाम है टेम्पो फेलिसे, मतलब खुशी का समय। डैड की बातें सुनकर रूही को नात्सुओ की बात याद आती है कि वो भी अपनी राइटिंग के थ्रू लोगों को खुश करना चाहता है। सीन चेंज होता है, रूही घर आती है और नात्सुओ उसका वेलकम करता है। रूही भागकर आकर नात्सुओ से चिपक जाती है और कहती है, मुझे मिल गया, मुझे अपना करियर का रास्ता मिल गया, मैं शेफ बनना चाहती हूँ। रूही कहती है, मुझे तब खुशी मिलती है जब लोग मेरे बनाए खाने को एंजॉय करते हैं। जैसे तुम अपनी राइटिंग से लोगों के दिल को छूना चाहते हो, वैसे ही मैं कुकिंग से लोगों को खुश करना चाहती हूँ। नात्सुओ कहता है, ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपना गोल मिल गया, चलो दोनों मिलकर मेहनत करते हैं। बाद में नात्सुओ एक सपना देखता है जिसमें रूही सिर्फ एप्रन पहने होती है और कहती है, जब तुम डिनर खत्म कर लो तो मुझे डिजर्ट समझ लेना। फिर दिखाया जाता है कि नात्सुओ ये सपना क्लास में देख रहा होता है। रात को रूही अपनी मॉम को बताने की कोशिश करती है, लेकिन बात बिगड़ जाती है और रूही घर से भाग जाती है। वो अपने डैड के रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। नात्सुओ उसे कॉल करता है, लेकिन रूही फोन नहीं उठाती। अगला दिन स्कूल में रूही बताती है कि वो अब रेस्टोरेंट के ऑफिस में रहेगी। रूही कहती है, मेरे डैड के बनाए पास्ता के अलावा मुझे किसी और चीज ने इतना इंप्रेस नहीं किया। वो चाहे जैसे भी हो, लेकिन एक टॉप क्लास शेफ है। रात को नात्सुओ रूही से मिलने रेस्टोरेंट पहुंचता है। रूही उसे गले लगा लेती है और कहती है, मैं अकेली महसूस कर रही थी, तुम यहाँ हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो अपनी फीलिंग्स शेयर करती है और कहती है कि नात्सुओ से मिलने के बाद उसने जिंदगी की नई फीलिंग्स महसूस की हैं। तभी रूही के डैड आ जाते हैं और मजाक में सोचते हैं कि नात्सुओ उसका बॉयफ्रेंड है। बाद में डैड नात्सुओ को समझाते हैं, इंसान तब सबसे ज्यादा खुश होता है जब वो अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनता है। अगला दिन रेस्टोरेंट के बाहर हबीकी मिकामोटो आती है और बताती है कि वो रूही के डैड की न्यू वाइफ की बेटी है। वो रूही से कहती है कि वो उसके डैड से मिलना बंद कर दे। काफी आर्ग्यूमेंट और इमोशनल बातों के बाद रूही क्लियरली कहती है, मैं यहाँ अपने डैड के साथ रहने नहीं बल्कि शेफ की ट्रेनिंग लेने आई हूँ। आखिर में हबीकी मान जाती है। लास्ट सीन में नात्सुओ घर वापस आता है और उसके डैड कहते हैं, प्लीज मुझे रूही के डैड से मिलवा दो। अपने डैड की ये बात सुनकर नात्सुओ काफी हैरान हो जाता है। आगे नात्सुओ के डैड कहते हैं, अगर तुम स्कूल से घर आते वक्त वहां रुक सकते हो तो वो जगह ज्यादा दूर नहीं होगी, है ना?
ट्रेन से जाने में कितना टाइम लगता है? ये सुनकर नात्सुओ कहता है, रुकिए जरा, मैं जानता हूँ आप फिक्रमंद हो, लेकिन रूई के डैड उसे अभी के लिए अपने रेस्टोरेंट में रहने दे रहे हैं। इस पर नात्सुओ के डैड कहते हैं, इसीलिए तो मुझे उनसे जाकर बात करनी पड़ेगी। मैं चुपचाप बैठकर चीजों को वैसे ही नहीं छोड़ सकता। आखिरकार मैं रूई का गार्डियन हूँ। नात्सुओ कहता है, ठीक है, लेकिन अभी काफी लेट हो चुका है, हम किसी और दिन चलेंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और वीकेंड का सीन दिखाया जाता है। नात्सुओ के डैड सूट वूट पहनकर बिल्कुल तैयार होके रूई के डैड से मिलने उनके रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर वो सबसे पहले रूई से मिलते हैं और कहते हैं, सीधा मुद्दे पर बात करने के लिए माफ करना, लेकिन क्या तुम्हारे डैड यहीं हैं? रूई कहती है, हाँ वो यहीं है। फिर दिखाया जाता है कि रूई ने अपने डैड को बांध रखा होता है ताकि वो भाग ना जाए। फिर रूई उन्हें खोलती है और कहती है, जाइए और खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। इसके बाद रूई के डैड और नात्सुओ के डैड मिलते हैं। नात्सुओ के डैड कहते हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं त्सुबिको का करंट हस्बैंड हूँ, अकीहितो फुजी, और आप उनके एक्स हस्बैंड जुनिची मिकीमोटो होंगे। रूई के डैड हाँ कह देते हैं। फिर नात्सुओ के डैड रूई के डैड को घूरते हैं और अचानक उन्हें गिफ्ट देते हुए कहते हैं, रूई का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। मुझे पता है ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप उसे एक अच्छा शेफ बनने के लिए सही गाइड करेंगे। ये सुनकर रूई के डैड काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, जरूर। फिर नात्सुओ रूई के पास आता है और गुस्से में जैसे उस पर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन धीरे से बस एक हल्की सी थपकी देता है और कहता है, तुम ठीक से खा रही हो, सही से सो रही हो? तुम क्या सोच रही थी? मैं बहुत ज्यादा चिंता में था। ये सब सुनकर रूई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए फादर। इसके बाद रूई अपनी बनाई हुई डिश नात्सुओ को खिलाती है, जो उन्हें काफी पसंद आती है। नात्सुओ के डैड कहते हैं, सोच रहा हूं अगर त्सुकिको ने ये टेस्ट की होती तो वो क्या कहती। सच ये है कि तुम्हारी माँ और मैं दोनों तुम्हें सपोर्ट करते हैं। बच्चों को अपने सपने पूरे करते देखना माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। आगे बताया जाता है कि त्सुकिको अभी कंफ्यूज्ड है, रातों को ड्रिंक करती है, रोती रहती है और बचपन की बातें याद करती रहती है। सीन चेंज होता है, नात्सुओ के डैड चले जाते हैं और नात्सुओ रूई से पूछता है, तो अब आगे का प्लान क्या है? रूई कहती है, भागने से कुछ सॉल्व नहीं होगा, मैं अपनी कुकिंग से मॉम का दिल जीतने की कोशिश करूंगी। नात्सुओ मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, अपना बेस्ट दो। इसके बाद दिखाया जाता है कि रूई बहुत मेहनत करती है, कुकिंग मैगजीन्स पढ़ती है, अपने डैड से सीखती है, रेस्टोरेंट की सफाई करती है और स्पेशल कुकिंग लेसन्स भी लेती है। फिर वो दिन आ जाता है जब रूई अपनी कुकिंग के जरिए अपनी मॉम का दिल जीतना चाहती है। मॉम रेस्टोरेंट आती है, नात्सुओ वेटर बनकर ऑर्डर लेता है और थोड़ा नर्वस हो जाता है, कार्ड देखकर लाइंस बोलता है। स्टार्टर्स सर्व होते हैं, नात्सुओ के डैड डिश की तारीफ करते हैं, लेकिन रूई की मॉम कुछ नहीं बोलती, जिससे नात्सुओ काफी टेंशन में आ जाता है। बी नात्सुओ से कहती है कि वो यकीन करती है कि रूई की कुकिंग उनकी मॉम के दिल तक जरूर पहुंचेगी। आगे रूई स्पेशल डिश और फिर डिजर्ट तिरामिसू बनाती है। वो खुद जाकर मॉम को सर्व करती है और पुरानी यादें याद दिलाती है, कैसे उनके डैड हमेशा तिरामिसू बनाते थे। शुरू में रूई की मॉम डिजर्ट नहीं खाती, जिससे बी गुस्से में आ जाती है और सब सच सामने आ जाता है। रूई के डैड अपना पास्ट एक्सप्लेन करते हैं, कैसे कर्ज के चलते वो भाग गए थे और झूठ बोला था। आखिरकार सब क्लियर हो जाता है। रूई की मॉम तिरामिसू खा लेती हैं और रूई को वहां काम करने की परमिशन दे देती हैं। अगला चैप्टर एक फिलर चैप्टर है जो काफी फनी है। लिटरेचर क्लब में एक ब्रा मिलती है और सब मिलकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि वो किसकी है। आखिर में रिवील होता है कि वो फुमिनो की ब्रा होती है, जो उसने लंच के बाद टाइट होने की वजह से उतार दी थी और भूल गई थी। लेसन मिलता है, लड़कियां हमेशा मैचिंग अंडरवेयर नहीं पहनती। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि रूई काफी ज्यादा मोटिवेटेड है और वो काफी सारी कुकिंग मैगजीन्स पढ़ रही होती है। फिर वो नात्सुओ से कहती है कि अच्छा हुआ उसे अपने डैड के रेस्टोरेंट में काम करने की परमिशन मिल गई है, लेकिन सर्विस सीखने के लिए वो फ्लोर स्टाफ से शुरू करेगी। अगर बीच बीच में पढ़ाई नहीं करेगी तो किचन में काम शुरू करते ही पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएगी। उसके बाद रूई देखती है कि उसकी पेंसिल की लीड खत्म हो गई है, तो वो नात्सुओ से लीड मांगती है। नात्सुओ अपने रूम में जाकर ड्रॉर से लीड्स निकालता है, तभी उसकी नजर हीना के उस लेटर पर पड़ती है जो हीना जाने से पहले छोड़कर गई थी। नात्सुओ उदास हो जाता है, डोर बंद करता है और कहता है, मुझे नहीं पता मैं इसे कब भूल पाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और काफी टाइम बाद हमें हीना का सीन दिखाया जाता है।
सुबह उठकर सबसे पहले वो अपना अलार्म बंद करती है, ब्रेकफास्ट के साथ टीवी पर फोकास देखती है, फिर तैयार होकर स्कूल चली जाती है। स्कूल में हीना के स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं कि ताचिबाना सेंसे जब से यहाँ आई हैं काफ़ी बदल गई हैं। पहले वो हमेशा स्टोन फेस्ड रहती थीं। उनके बारे में काफ़ी र्यूमर्स थे कि शायद उन्हें यहाँ इसलिए भेजा गया क्योंकि उन्होंने अपने पिछले स्कूल में कोई बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अब वो काफी चेयरफुल और बिल्कुल बदली हुई लगती हैं। रात के सीन में हीना स्टूडेंट्स को बाय बोलकर स्कूल से निकलती है और एक ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करती दिखती है। फिर वो एक बियर शॉप में जाती है जो उसके स्टूडेंट काजीजाकी के फैमिली की होती है। काजीजाकी कहता है, सेंसे आज वीकडे में कैसे आ गई? आप तो यूजुअली सैटरडे को ही आती हो। हीना हंसकर बताती है कि हेड ऑफ द ईयर नाशिमोटो सान ने उसकी तारीफ की क्योंकि लास्ट मॉक एग्जाम में स्टूडेंट्स के इंग्लिश स्कोर्स काफी अच्छे आए थे, इसलिए वो खुद को ट्रीट दे रही है। काजीजाकी कहता है कि उसे लगता था बड़े लोग सिर्फ अपना दर्द भुलाने के लिए ड्रिंक्स करते हैं। हीना कहती है कि ड्रिंकिंग सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देती है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, कभी कभी बस थोड़ा बेटर फील करने के लिए होता है। नेक्स्ट डे स्कूल के टेरेस पर काजीजाकी एक लड़की को प्रपोज करता है, लेकिन लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। हीना ये सब देख लेती है और चुप जाती है। बाद में बेंच पर बैठकर काजीजाकी अपना दिल खोलता है। वो कहता है कि उसकी फीलिंग्स वीक नहीं थी। हीना उसे समझाती है कि पास्ट में अटके रहने से कुछ अच्छा नहीं होता, आगे बढ़ना जरूरी होता है। ये बात कहते कहते हीना खुद रो पड़ती है क्योंकि उसे नात्सुओ की याद आ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां नात्सुओ एडिटर त्सुताया सैन के ऑफिस में होता है। उसे बताया जाता है कि उसकी वन शॉट स्टोरी पब्लिश होने वाली है। नात्सुओ नर्वस हो जाता है पर त्सुताया सैन उसे मोटिवेट करते हैं कि लिखते रहो और बेटर राइटर बनते रहो। लिटरेचर क्लब में सब नात्सुओ को कंग्रेचुलेट करते हैं। शिबाशाका थोड़ा टॉन्ट करता है पर नात्सुओ उसे भी एक एडिटर का बिजनेस कार्ड दे देता है। उसके बाद किरिया सेन से अनाउंस करते हैं कि उनकी बुक का मूवी अडेप्टेशन बन रहा है और वो स्टूडेंट्स को फिल्मिंग देखने के लिए ट्रिप पर ले जाएंगे। डेस्टिनेशन होती है हाचिजो ओशिमा। ये सुनकर रुई शॉक हो जाती है क्योंकि वही जगह है जहां हीना का ट्रांसफर हुआ था। ट्रिप के दौरान नात्सुओ एक कार में हीना को देख लेता है। वो उसका नाम चिल्लाता है पर कार चली जाती है। नात्सुओ रुई से पूछता है कि क्या उसे पहले से पता था। रुई हाँ बोल देती है। लेटर रुई रोते हुए कहती है, मैं तुम्हें हीना को देना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी नात्सुओ उसे छोड़कर हीना को ढूंढने चला जाता है। आखिरी सीन में हीना डोरबेल सुनकर दरवाजा खोलती है और सामने नात्सुओ खड़ा होता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफी है। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज आज की वीडियो 2 एपिसोड कवर थे और वॉल्यूम 9 और 10 खत्म हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में वॉल्यूम 11 से शुरू करूंगा। और हाँ गाइज, सपोर्ट दिखाओ। जो भी तुम्हारा दोस्त डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड देखी हो उसको बताओ मेरे चैनल के बारे में, क्योंकि दोस्तों व्यू को देखते हुए नहीं लग रहा कि मैं इसे ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू रख पाऊंगा। मुझे बस 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करने हैं। और गाइज अगर कोई दूसरी एनिमे हो तो बता देना, मैं कोशिश करूंगा करने की। तो चलो गाइज, बाय बाय। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।